हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम 90। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको गर्भपात से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसे गर्भावस्था के फर्स्ट 3 महीने कैसे होते हैं, इन 3 महीनों में ही सबसे ज़्यादा गर्भपात क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, अबॉर्शन की कितनी स्टेज होती हैं, कौन सी स्टेज नॉर्मल होती है, कौन सी स्टेज खतरनाक होती है, हर एक स्टेज में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसका उपचार क्या है। गर्भपात के लक्षण दिखने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सब के बारे में जानते हैं। अगर गर्भधारण के बाद से 3 महीनों में ही गिर जाता है तो उसे गर्भस्राव कहा जाता है। हमारे यहाँ अपने आप होने वाले गर्भपातों में से 60 से 80% गर्भावस्था की फर्स्ट तिमाही में ही होते हैं। परंतु अगर गर्भ 3 महीने के बाद गिरता है तो उसे गर्भपात कहा जाता है। चौथे महीने के अंत तक गर्भ को आकार प्राप्त होता है और अंगों का निर्माण होने लगता है। लगभग 15 से 20% गर्भवती महिलाओं को खुद ब खुद गर्भपात हो जाता है। कई बार तो पता भी नहीं चलता है, हल्की सी स्पॉटिंग होती है। अब बात करते हैं गर्भपात के कारणों की। भ्रूण में जन्मजात खराबियां। हिस्टोलॉजी जांच द्वारा ये पता चला है कि 2 सप्ताह से कम उम्र के लगभग आधे भ्रूण एबनॉर्मल होते हैं। ये प्रकृति द्वारा अपने आप ही गर्भाशय से निकाल दिए जाते हैं। भ्रूण की खराबी के साथ साथ उसका गर्भाशय में इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा में खराबी, जीन्स की खराबी, एम्बिलिकल कॉर्ड में भी खराबी हो सकती है, जो भ्रूण को पोषक तत्व नहीं मिलने देती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने भोजन में गरीबी और अज्ञानता के कारण जरूरी पोषक तत्व नहीं ले पाती हैं, जैसे प्रोटीन, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, लौह तत्व, विटामिन, कैल्शियम आदि, उनमें लौह तत्वों की कमी से आयरन डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। यौन जनित संक्रमण जैसे सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स आदि गर्भपात का कारण होते हैं। गर्भपात का मुख्य कारण पेशाब का संक्रमण होता है। यदि समय रहते सही निदान और उपचार किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। कई पेशों में गर्भपात का खतरा रहता है, जैसे एनेस्थेसिया में काम करने वाली और एक्सरे विभाग में काम करने वाली महिलाओं में रेडिएशन और दवाई का असर जहर के समान होता है। योनि द्वार का मोनेलियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन और कई तरह के इन्फेक्शन गर्भपात में सहायक होते हैं। बीमारी जिसमें तेज बुखार की शिकायत रहती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, न्यूमोनिया, टॉन्सिल बढ़ने पर तेज बुखार, माइंड का बुखार आदि, ये सब बुखार और इनके इलाज में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक दवाएं भी गर्भपात का कारण बनती हैं। RH फैक्टर की असंगति, यानी माँ RH नेगेटिव हो और पिता RH पॉजिटिव हो तो भी गर्भपात होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैनक्रियाज ग्रंथि की बीमारी या डायबिटीज से भी गर्भपात होता है। मानसिक तनाव और असंतुलन का भी गर्भस्थ शिशु पर गहरा असर पड़ता है और वह नष्ट भी हो सकता है। इसलिए गर्भवती को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने उतरने से, तेज दौड़ने से, खेलकूद करने से गर्भपात हो सकता है। भारी वजन उठाने से भी गर्भपात हो सकता है। पेट पर सीधे पड़ने वाली चोट से भी गर्भपात हो सकता है। घुड़सवारी भी गर्भपात का एक कारण होता है। यौन संबंध बनाने से भी कभी कभी गर्भपात हो सकता है। यौन संबंध के दौरान पूरा योनि द्वार और गर्भाशय बार बार सिकुड़ता और फैलता है। ये सिकुड़न और फैलाव कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गर्भपात हो जाता है। बस स्कूटर पर यात्रा के दौरान झटका लगने से भी गर्भपात हो जाता है। फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस या अन्य किसी प्रकार के ट्यूमर, हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरोन की कमी गर्भपात का कारण बन जाती है। गर्भाशय का पीछे झुका होना या कम विकसित होना या 2 हिस्सों में बटा होना भी गर्भपात के कारण हो सकते हैं।
माता पिता की उम्र अगर 35 साल से ज़्यादा है तो भी गर्भपात की दर सर्वाधिक होती है। कुमारी अवस्था में अतिसंभोग या गर्भाशय की शिथिलता से भी गर्भस्राव हो सकता है। गर्भाशय में रसौली होना अथवा अंदर से आपस में जुड़ जाना गर्भपात का कारण हो सकती है। रसौली उन्हीं गर्भपातों को करती है जो भ्रूण के जमने में तथा बाद में पोषण को रोकती है। गर्भ के पहले 4 महीने में ऑपरेशन में दी जाने वाली बेहोशी की दवाएं गर्भपात का कारण बनती हैं। इन सबको आपको स्थगित कर देना है, जैसे दांत निकालने का छोटा सा ऑपरेशन हो गया। अब बात करते हैं गर्भपात के प्रकार की। ये कितने प्रकार का होता है और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले आता है गर्भपात की फर्स्ट स्टेज। स्टार्टिंग में हल्की वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग बहुत ही कम मात्रा में होती है। महिला को पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ी बेचैनी होती है, लेकिन फिर भी महिला का बीपी और पल्स रेट नॉर्मल होती है। इस स्टेज को थ्रेटेंड अबॉर्शन यानी संभावित गर्भपात कहा जाता है। इस स्टेज में अगर तुरंत डॉक्टर की हेल्प मिल जाती है तो गर्भस्थ शिशु को बचाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेज। अगर महिला को गर्भपात की फर्स्ट स्टेज में कोई भी डॉक्टर की हेल्प नहीं मिलती है तो ब्लीडिंग बढ़ जाती है। साथ ही महिला के प्राइवेट पार्ट और पेट के निचले हिस्से में ऐंठन के साथ पेन शुरू हो जाता है। ये पेन लेबर पेन की तरह होता है। धीरे धीरे दर्द की गति तेज होने लगती है। इससे आमाशय में जलन और कमर दर्द होता है। गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होता है और गर्भाशय फैलने लगता है। महिला का चेहरा लाल हो जाता है, माथे पर पसीना आता है, बेहोशी आने लगती है, पल्स रेट बढ़ जाती है। महिला को टॉयलेट जाने की इच्छा काफी तेज होती है, लेकिन आपको टॉयलेट आने में बहुत ही मुश्किल होती है, यानी आपको यूरिन आसानी से पास आउट नहीं होता है। इस स्टेज में आपका गर्भपात होके रहता है, रुकता नहीं है। इसको न रुकने वाला गर्भपात भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गर्भपात के थर्ड स्टेज की। इस स्टेज में गर्भपात तो होता ही है, लेकिन साथ में गर्भवती की जान को खतरा होता है। इस अवस्था में गर्भवती जिंदगी और मौत से जूझने लगती है। उसे तेज ब्लीडिंग हो रही होती है, ऐंठन के साथ दर्द होता है, ब्लीडिंग में खून के थक्के यानी क्लॉट्स आते हैं। महिला को बहुत बेचैनी होती है, उल्टी, जी मिचलाना, कमजोरी आदि लक्षण दिखने लगते हैं। स्तन शिथिल हो जाते हैं। भ्रूण को बाहर निकालने से पहले महिला को चक्कर आने लगते हैं। कभी कभी भ्रूण के पार्ट्स ब्लीडिंग के साथ आने लगते हैं। इस स्टेज में अधूरा गर्भपात होता है। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड आधा अंदर आधा बाहर होता है। इस स्टेज की शुरुआत में अगर महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है तो उसको बचाया जा सकता है। गर्भपात की फोर्थ स्टेज। कई बार गर्भपात की प्रोसेस इतनी तेजी से पूरी होती है कि पूरा गर्भनाल बाहर आ जाता है। इस स्थिति को कंप्लीट अबॉर्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं गर्भपात के बचाव और उपचार की। गर्भपात के कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपका और आपके डॉक्टर का कंट्रोल होता है। आप गर्भपात से काफी हद तक बच सकती हैं। सबसे अधिक जरूरी होता है सावधानी बरतना और गर्भावस्था शुरू होते ही अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना और उनकी सलाह मानना। पहले बचाव की बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान आपको बैलेंस डाइट लेनी है, पौष्टिक भोजन लेना है। आपको दूध, ताजे फल और हरी सब्जियां जरूर लेनी है। उल्टी, सिर दर्द या कोई दूसरी प्रॉब्लम है आपको तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही दवा लेनी है। साथ ही डॉक्टर को ये भी बताना है कि आप गर्भवती हैं। डॉक्टर आपकी गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए ही मेडिसिन देते हैं ताकि दवा का दुष्प्रभाव आपकी प्रेगनेंसी पर न पड़े। नंबर थर्ड, गर्भावस्था में आपको तेज दौड़ने से, जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ने से उतरने से बचना है। आपको भारी व्यायाम या भारी वजन उठाने से भी बचना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पेट पर डायरेक्ट चोट न लगे। आपको फिजिकल रिलेशन के दौरान सावधानी बरतनी है।
अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है और डॉक्टर भी मना करते हैं तो आपको रिलेशन से दूर ही रहना है। कब्ज होने पर दस्त के लिए कोई टैबलेट्स जैसे डेल्कोफ्लेक्स या एनिमा आदि नहीं लेना है। आपको ज़्यादा गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। आपके जननांगों में सूजन या कोई इन्फेक्शन है तो इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर देनी है। एक बार गर्भपात या गर्भस्राव होने पर बार-बार इसकी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। शराब, तम्बाकू, बीड़ी या सिगरेट का सेवन पति-पत्नी दोनों में से कोई भी करता है तो बंद कर देना है। इससे गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। कुछ स्थायी संक्रामक रोग गर्भपात के कारण होते हैं। लिस्टेरिया या टॉक्सोप्लाज्मा से अगर मां में संक्रमण है तो ये रोग गर्भपात का कारण हो सकते हैं। गर्भाशय का दोष दवाइयों और ऑपरेशन से दूर किया जा सकता है। गर्भाशय के नीचे आने पर गर्भ के 16 सप्ताह के आसपास गर्भाशय का मुंह ऑपरेशन से सिल दिया जाता है, जिससे गर्भपात का खतरा कम हो जाता है। बीपी और डायबिटीज को आप दवाइयों और संतुलित आहार से कंट्रोल में रख सकती हैं। मॉर्निंग वॉक डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण होती है। आपको हाई हील के जूते चप्पल पहनने से बचना है। कार व बस में लगातार लंबा सफर करने से भी आपको बचना है। अगर जरूरी है तो ही सफर करना है और बीच-बीच में रुककर ही सफर करना है, जिससे गर्भवती महिला चल फिर सके और अपना स्थान बदल सके। आपको काम करते रहना है, लेकिन अपने आप को ज़्यादा नहीं थकाना है। आपको उतना ही काम करना है जितना आप कर सको। थकान आपके और आपके गर्भ के लिए नुकसानदायक होती है। पहले अगर आपका गर्भपात हो गया है, तो फिजिकल रिलेशन आपको नहीं बनाना है, खासकर पहले और आखिरी कुछ हफ्तों में। शुरू के 8 से 14 सप्ताह के बीच रिलेशन नहीं बनाना है, नहीं तो गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। अगर फिर भी आप बनाना चाहते हैं, तो सीधे लेटकर करने की बजाय करवट वाली स्थिति ज़्यादा बेहतर और कम खतरनाक होती है। कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए आपको इसका सेवन कम से कम कर देना चाहिए। दिन में 3 कप कॉफी या चाय पीने वाली गर्भवती महिला को गर्भपात का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है और ये भ्रूण के विकास में भी रुकावट डालते हैं। अब बात कर लेते हैं गर्भपात के लक्षण अगर गर्भवती में दिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सभी सावधानियों और बचाव के बावजूद गर्भपात के लक्षण दिखने लगे जैसे ब्लीडिंग, पानी आना, पेट या पीठ में दर्द होना, तो तुरंत योग्य और अनुभवी डॉक्टर से आपको कांटेक्ट करना है। गर्भपात की फर्स्ट स्टेज में इसका रोक पाना संभव होता है। हो सके तो आप डॉक्टर को घर पर ही बुला सकती हैं, क्योंकि इस समय यात्रा भी आपके लिए सही नहीं होती है। डॉक्टर के आने तक आपको पलंग पर सीधे लेटे रहना है और पूरी तरह से आराम करना है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके गर्भ पर पड़ता है। डॉक्टर की कंसल्ट से ब्लीडिंग रोकने, गर्भाशय को आराम देने और मानसिक शांति के लिए आपको दवाई जरूर लेनी है। कम से कम 7 से 10 दिनों तक पूरी तरह से आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। इस दौरान हल्का खान-पान रखना है। फल और फलों का रस, दूध, सलाद आदि का सेवन ज़्यादा करना है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और पेट में मरोड़ के साथ दर्द भी हो रहा है, तो बेहतर है जल्दी से जल्दी आपको अच्छे अस्पताल पहुंचना है। न रुक सकने वाले और अधूरे गर्भपात की तुरंत सफाई यानी DNC बेहोशी की अवस्था में होना जरूरी होता है। ये एक इमरजेंसी होती है और हर पल आपके लिए कीमती होता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग से शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर वक्त रहते खून न चढ़ाया जाए तो महिला की मृत्यु भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद आपको कौन-कौन से उपचार की जरूरत होती है। गर्भधारण से पहले अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट जरूर करना है। अगर कोई भी स्थायी या तीव्र संक्रमण है तो उसका डॉक्टर इलाज कर सकते हैं।
डायबिटीज को दवाइयों से नॉर्मल अवस्था में लाया जा सकता है और बीपी को भी दवाइयों से स्थिर किया जा सकता है। अगर महिला के शरीर में खून और पोषण की कमी है तो गर्भधारण करने से पहले शरीर में इसकी भरपाई की जानी जरूरी होती है। अगर पहले भी एक या इससे ज़्यादा बार गर्भपात हो चुका है तो उसके कारण का पता लगाया जाना जरूरी होता है, जिससे उस स्थिति को दोहराया न जा सके। अगर बच्चेदानी में दोष पाया जाता है तो उसे दवाइयों से या ऑपरेशन से दूर किया जा सकता है। यदि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो फ्यूचर में शिशु को बचाने के लिए एनटीबी इंजेक्शन जरूर लगवाना है। अब बात करते हैं गर्भधारण के बाद की। बिना जांच के आपने गर्भधारण कर लिया है तो जितना जल्दी हो सके आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जांच और परीक्षण जो गर्भधारण से पहले आपने नहीं करवाया है वो अब करवाएं। किसी तरह की कमी की पूर्ति और दोष का निवारण समय रहते किया जाना जरूरी होता है, ताकि आपका और आपके शिशु का ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। इन सब जांचों से आपकी सेहत का अनुमान लगाया जा सकेगा और उसी आधार पर आपके डॉक्टर आपको आगे क्या करना चाहिए इसकी एडवाइस देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको गर्भपात से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।